नमस्कार बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के एवोल्यूशन वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हार्डी विनबर्ग की गणितीय व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इसमें हम ये मान लेते हैं कि एक पॉपुलेशन में कुल प्राणियों की संख्या 100 है, 100 है, तो जैव समष्टि में जीवों का जो अनुपात होगा वो निम्न प्रकार से माना जाएगा। तो पैतृक पीढ़ी को अपन जो बात करें तो कैपिटल टी 36% है, कैपिटल टी स्मॉल टी 48% है और स्मॉल टी 16% है। इसमें कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी जीन है। तो समयुग्मजी प्रभावी जो होमोजाइगस है यानी एक जैसे हैं और वो भी प्रभावी हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि दोनों एक जैसे हैं और इस प्रकार ये कैपिटल टी से प्रदर्शित किया हुआ है। तो कुल जैव समष्टि का 36% भाग बनाती है। इनके द्वारा एक ही प्रकार के युग्मक कैपिटल टी उत्पन्न किए जाते हैं और इस प्रकार इनके द्वारा 36% कैपिटल टी युग्मक उत्पादित किए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का अनुपात 48% है और इनके दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं, 24% कैपिटल टी और 24% स्मॉल टी युग्मक उत्पन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने कहा समजीनी अप्रभावी, तो स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे इसको और इसमें जीवों का जो प्रतिशत है वो 16% है एवं इनके द्वारा 16% स्मॉल टी प्रकार के युग्मक उत्पादित किए जाएंगे और इस तरह निम्न प्रकार से युग्मकों का जो प्रदर्शन है वो करने को मिलेगा। तो बच्चों इसकी बात करें तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कैपिटल टी जो है 36% है और टोटल इसका 36% है, दोनों समान हैं। और बीच वाले पोर्शन में देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी है 48% है, इसके 24% दो भाग करेंगे और स्मॉल टी है तो इसको अपन 16% में रखेंगे। तो टोटल जो संख्या हमें एक पॉपुलेशन में प्राप्त होती है 100 अगर माना था हमने, तो कैपिटल टी वाले जो होंगे वो 36 + 24 = 60 होंगे और स्मॉल टी वाले 24 + 16 40% होंगे। इस प्रकार उपरोक्त जैव समष्टि द्वारा 60% कैपिटल टी युग्मक और 40% स्मॉल टी युग्मक का निर्माण होता है। यदि इन युग्मकों को यादृच्छिक संगम होता है तो निम्न प्रकार से जीन आवृत्ति संतान प्राप्त होती है। जैसे कैपिटल टी का अगर संगम होता है तो 60 × 60/100 यानी कि जीन की बारंबारता है ये 100 माना था तो टोटल 36% आए तो ये p² से माना जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है 60 कैपिटल टी की और स्मॉल टी के 40/100 तो इसके 24% आएगा तो ये p² से गिना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है वो कैपिटल टी स्मॉल टी का है। इसमें 60 × 40/100 = 24% आएगा। और चौथा जो ग्रुप है स्मॉल टी 40 × 40/100 है तो इसमें 16% के हिसाब से p² ग्रुप मिलेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में ही आनुवंशिकता का साम्य प्राप्त हो जाता है। एलील युक्त नर युग्मक और कैपिटल टी एलील युक्त मादा युग्मक के साथ संकलित हो जाता है तो माना कि दोनों एलील की जीन आवृत्ति p है तो p × p = p² होता है। और युग्मक स्मॉल टी एलील युक्त हों तो उनकी जीन आवृत्ति p × b = p² प्राप्त होती है। तो विषम जीनी का निर्माण कैपिटल टी युग्मक तथा युग्मक के संकलन से प्राप्त होता है। वह इससे कैपिटल टी स्मॉल टी की
कुल जीनोटाइप आवृत्ति 2pv प्राप्त होती है। इसे निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: p² प्लस 2pv प्लस q² बराबर 1 और p प्लस v और p प्लस v। तो यह समीकरण प्रायिकता संभावना पर निर्भर करता है और इसे हार्डी-वीनबर्ग का सूत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, हमें ये इसको याद रखना है, हार्डी-वीनबर्ग लॉ को। निश्चित रूप से ये परीक्षा के योग्य है, परीक्षा में आने के योग्य है और इसे हार्डी-वीनबर्ग का सूत्र कहेंगे। यह सूत्र एक द्विपद व्यंजक है, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं द्विपद व्यंजक, अतः इसे द्विपद वर्ग नियम भी कहते हैं। द्विपद माने p प्लस v, है ना, कोष्ठक में करेंगे और दूसरा भी p प्लस v करेंगे। इसको जब खोलते हैं अपन मैथमेटिक्स में तो p² प्लस 2pv प्लस q² बराबर 1 आता है। यह सूत्र एक द्विपद व्यंजक है, अतः इसे द्विपद नियम भी कह देते हैं। द्विपद वर्ग नियम उसका दूसरा नाम है। यदि किसी समष्टि के जीन कोश की आवृत्ति ज्ञात हो तो हार्डी-वीनबर्ग के सूत्र की सहायता से उस समष्टि में पाए जाने वाले प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करने वाले प्राणियों के परसेंटेज की गणना कर सकते हैं। इसे दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें जीन और जीनोटाइप की आवृत्ति की गणना कर सकते हैं। जीन कैपिटल टी की आवृत्ति बराबर कुल जीनों की संख्या बटा कुल प्राणियों की संख्या। कुल जीनों की संख्या मान लीजिए कैपिटल टी में 60 प्लस 60 है बराबर 200। 200 इसलिए की है कि ये जो है संख्या द्विगुणित है, द्विगुणित संख्या रूप में ही मानी जाती है। यानी ये 200 में 100 मानी थी, लेकिन द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए समष्टि की संख्या 200 होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। तो जीन स्मॉल टी की जो आवृत्ति है वो 40 प्लस 40 बराबर बटे 200, तो 0.4 इसकी आएगी स्मॉल टी वाले की। उक्त सूत्र में स्मरणीय बात यह है कि प्राणियों में जीन हमेशा डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, अतः समष्टि में जीवों की संख्या 200 ज्ञात है, जबकि हमने प्राणियों की संख्या कितनी ली थी? 100 ली थी। तो इसलिए हमने इसको 100 के स्थान पर 200 से डिवाइडेड किया था। अतः किसी भी समष्टि में किसी जीन की आवृत्ति की गणना निम्न सूत्र से कर सकते हैं। जैसे जीन की आवृत्ति हमें निकालनी है, तो समष्टि में पाए जाने वाले कुल जीन कितने होंगे? समष्टि में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या होगी और समष्टि में कुल प्राणियों की संख्या। इसमें d बटा n क्या है? d माने डोमिनेंट है और n क्या है? नंबर ऑफ एनिमल्स यानी प्राणियों की संख्या, और h माने है हेट्रोजाइगस और r माने है रिसेसिव। तो सबसे पहले डोमिनेंट आते हैं, फिर हेट्रोजाइगस आते हैं और फिर रिसेसिव आते हैं। तो जो डोमिनेंट हैं वो होमोजीनस हैं और रिसेसिव भी क्या हैं? होमोजीनस हैं। यहाँ पे जो R दिया है वो रिसेसिव है, यहाँ पे D डोमिनेंट है, लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है उसमें हेट्रोजाइगस प्रकार के जीन मिलेंगे। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा तीनों का, उसी से हम आगे जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पॉपुलेशन में निकाल सकते हैं। इसकी संख्या हमें पहले से अगर ज्ञात होती है, लेकिन उसको हमें द्विगुणित रूप से मानना है। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि ये जो हार्डी-वीनबर्ग लॉ है, ये मैथमेटिक्स के बेस पे भी इसको अपन व्याख्या कर सकते हैं, जो कि ये सटीक बैठती है और इसका जो अनुपात है वो गणितीय व्याख्या करें चाहे सैद्धांतिक रूप से करें, वो एक ही प्रकार का हमें प्राप्त होता है। तो वही 36% कैपिटल टी का प्राप्त होगा
और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी का हमें 48% प्राप्त होगा और स्मॉल टी का हमें 16% प्राप्त होगा। इसलिए हम गणितीय व्याख्या और सैद्धांतिक व्याख्या दोनों इसमें समान पाई जाती हैं। तो कुछ सूत्रों के द्वारा भी इसको अपन जान सकते हैं। थैंक यू।